हेलो। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टाइम, राइट। दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होता है। स्केलर फॉर्मेट में देखा, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ऑलरेडी मैंने कहा कि ये जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड, तो वेक्टर्स का भी बहुत 100% इम्प्लीमेंटेशन है इस चैप्टर में, तो वेक्टर्स का कंसेप्ट भी बहुत परफेक्ट होना चाहिए। सो कूलम्ब्स लॉ लॉ और उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट के का फर्दर एक्सप्लेनेशन। बट इसी को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, कूलम्ब्स लॉ हमको फोर्स ढूंढ कर देता है किसके बीच में, दो चार्ज के बीच में। और फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लेट्स ट्राई टू इवेल्युएट द कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। सो लेट्स से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो चार्जेस है हमारे पास Q1 और Q2। Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, राइट। और लेट्स से ये जो डेरिवेशन ही है, इस डेरिवेशन के लिए हम कंसीडरेशन लिख देते हैं, एजम्पशन लिख देते हैं। तो क्या होगा वो, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड लेट्स से दोनों एक ही नेचर के हैं, बोथ पॉजिटिव। R1 इज पोजीशन वेक्टर of Q1 and R2 is position vector of Q2. Then अब हमको तो फोर्स कैलकुलेट करना है, तो then the force on 1 due to 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैसे मिलेगा, K Q1 Q2 बाय, अब देखो इसको पहले ग्राफ में प्लॉट कर दो, डायग्राम में प्लॉट कर दो। F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 2 क्या करेगा, 1 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव होते ना तो एरोस तब भी ऐसे ही आता, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो एरोस ऐसे और ऐसे एक दूसरे के सामने आते। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 रिपल्सिव है, राइट। Q2 Q1 को इस तरफ धक्का मारेगा, उसकी जो लाइन ऑफ साइट है उसी में। और फिर इस तरफ दिस विल बी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 को 1 धक्का मारेगा इस तरफ, राइट। सो ये F12 के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, K Q1 Q2। अब डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, F12 कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो 2 से 1 की तरफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2 से 1 की तरफ वाला पोजीशन वेक्टर है R21। सो यहां पर तो हमको डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो R21 का स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा R21 कैप। ये F12 लिखा मैंने वेक्टर फॉर्म में, फिर से एक और बार समझो, राइट। ये गिवन डेटा है, वी वांट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सेम वे हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो भी कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये रहा इस डायरेक्शन में, 2 1 को धक्का मारेगा। जब सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर फॉर्म में ही दिखाना है। तो 2 ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 2 से 1 तक वाला पोजीशन वेक्टर लेना है। 2 से 1 तक फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 2 से 1 तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो, तो वो क्या है R21। और डायरेक्शन क्या होगी, R21 कैप। यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन देता है। और सेम तरीके से सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो दैट विल बी K Q1 Q2, राइट। और उसको ये वाला आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 कैप, R12 वेक्टर। फोर्स ऑन 2, 2 पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो 1 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है R21।
सो R21 का जो वेक्टर है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इधर मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो ध्यान से समझो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक मैग्नीट्यूड मिलता है और फिर अलग से हम डायरेक्शन लिखते हैं, कैप वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है। सो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर डायरेक्शन लिखते हैं। डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बट इस डेरिवेशन में डायरेक्शन हम कैप या यूनिट वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्क्रिप्शन लिख दो इसका कि F12 is force on one due to force on Q1. Force on Q1 due to Q2, and F21 is force on 2 due to 1. And same way R21 is displacement vector from 2 to 1, Q2 to Q1. And similarly R12 vector is displacement vector from Q1 to Q2. कुछ अजीब लग रहा है इसमें, R12 R21 ऐसा कुछ अजीब लग रहा है थोड़ा सा अजीब। क्या अजीब है, F12 को हम ऐसा रीड कर रहे हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बट R21 को हम कैसा रीड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 1, है ना। सो ये रीडिंग फॉर्मेट्स में ट्विस्ट है कह दो या डिफरेंस है, राइट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे ही रीड करते हैं फ्रॉम 2 to 1, और फोर्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो ये F12 और F21 लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा फर्दर इवेल्युएट करते हैं और कुछ कंक्लूजन आएगा उसमें से। सो F12 right can be written as K Q1 Q2 by R21 can be written as R1 minus R2 का स्क्वायर। चाहो तो इधर लिख सकते हो कि भाई R21 वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, उसका एप्लीकेशन है। ये वेक्टर राइट। तो क्लोजिंग साइड R21 क्लोजिंग साइड है, दोनों एरोस आमने सामने है, तो ये वाला माइनस ये वाला है, और इसको अगर हम क्लोजिंग साइड लेंगे तो ये वाला माइनस ये वाला आएगा। एंड सेम वे R12 वेक्टर इज R2 माइनस R1 वेक्टर, R1 माइनस R2। और R21 कैप कैसे मिलेगा, R21 कैप मिलेगा मुझे वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस, ये फॉर्मूला है कैप का, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। फर्दर सॉल्विंग R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस, दोनों मॉड्यूलस कंबाइन होके क्यूब हो जाएंगे। सो के Q1 Q2 R1 माइनस R2 कैप अपॉन R1 माइनस R2 मॉड्यूलस का क्यूब। एंड सेम वे हम F21 लिख सकते हैं K Q1 Q2 राइट। R21 is nothing but R1 minus
R2 ये प्रेजेंटेशन ही है, कुछ स्टेप्स लिखो नहीं लिखो, बट इट इज अप टू यू। R12 वेक्टर का मॉड्यूलस, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब। अब सिंपल सी बात, जो मैग्नीट्यूड है R12 कह दो या R12 कह दो, R12 कह दो या R21 कह दो, R12 वेक्टर बोल दो या R21 कह दो, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही सेम है, तो उसको हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देयरफॉर F12 के अंदर अगर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, तो के Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर, राइट। और सेम वे F21 में के Q1 Q2 में भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन ना भी किया हो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में स्कूल में, तो ऐसे फॉर्मेट में भी लिख के रहने दे सकते हो। पर ये मैंने बताया कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ से यहाँ पर जाओ तो भी डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ से यहाँ पर जाओ तो भी डिस्प्लेसमेंट सेम है। गलत, यहाँ से यहाँ पर जाओ तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन अलग हो गई। यहाँ से Q2 से Q1 जाओ तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग हो गई। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक कॉमन मेथड से लिखा है, R2 माइनस R। फिर फर्दर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1 वेक्टर, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दी। अब इसको यूज कर लेंगे तो F12 क्या बन जाएगा, F12 बन जाएगा के Q1 Q2 बाय R क्यूब, राइट। R1 माइनस R2 को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1 का वेक्टर। F12 विल बी इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, माइनस साइन ऑलरेडी इधर लिख दी, R2 माइनस R1, बट दिस इज नथिंग बट what this is nothing but F21, so minus of F21 वेक्टर। सो ये कंक्लूजन आता है, और इसको स्टेटमेंट में लिखो तो ऐसा आएगा कि हेंस चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, एक दूसरे पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इस तरह का फोर्स ही एक्सर्ट करेंगे। सो दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एटलीस्ट 5 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, राइट। ड्राइंग ढंग से आनी चाहिए, इसके बेसिस पे सम्स भी काफ़ी सारे हैं, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं करनी, ये तो एक बोर्ड का क्वेश्चन कह सकते हो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो ऐसे प्रेजेंट करना है, और फिर वेक्टर वाले जो सम्स है फोर्सेस के, वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे उनको कैसे सॉल्व करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय के, वैसे तो ये कापा है ग्रीक अल्फाबेट, या इसको ER ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक permittivity. So what do we mean by it? It is defined as ratio of the force experienced by the charges in vacuum to that of the force in the given medium. Dielectric constant of the medium is the ratio of absolute electrical permittivity of the medium to the absolute electrical permittivity of the free space. ये एक definition है,
और सेम चीज को हम फोर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, may be defined as ratio of force of interaction between two point charges separated by a certain distance in air or vacuum, right? तो force in air or vacuum to that of the force of interaction, attraction, repulsion अलग अलग लिखो या सिर्फ interaction लिख दो between the same two charges in the given medium. So dielectric constant या relative permittivity, मतलब क्या निकलता है relative permittivity का कि भाई मैं हवा में बोल रहा हूं तो मेरी आवाज एक पर्टिकुलर क्लियरिटी से आगे जा रही है, सामने वाला सुन पा रहा है। बट अगर अब मैं पानी के अंदर बोल रहा हूं तो मेरी आवाज सामने वाले को लेट्स से 90% या 99% समझ में नहीं आ रही है। सो एक कंपैरिजन, सो दो चार्जेस है, लेट्स से यहीं पर है, हवा है मीडियम, तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स है, लेट्स से 1 न्यूटन का। बट इन दोनों चार्जेस के बीच में हवा थी, हवा की जगह पर अब मैं दूसरा कोई मीडियम रख दूं, लेट्स से आयरन रख दूं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? परमिटिविटी आयरन की ज्यादा है कम है? सो उस हिसाब से रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहती है, ये फोर्सेस को कंपेयर करती है कि हवा के कंपैरिजन में गिवन मीडियम में कितना ज्यादा है या कितना कम है। जब भी हम ज्यादा या कम की बात करते हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी है ना, हम कहते हैं आयरन इज डेंसर, राइट, एयर इज लाइटर, तो किस संदर्भ में कहते हैं कि ये लाइटर है, डेंसर है? हमने रेफरेंस लिया हुआ है पानी का। सो रिलेटिव डेंसिटी में हम पानी के साथ कंपेयर करते हैं कि पानी से ज्यादा हैवी है या पानी से हल्का है। सेम वे यहां पर भी जो फोर्स है, राइट, जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो हवा के साथ कंपेयर करते कि भी हवा के साथ कंपैरिजन में फोर्स उस मीडियम में ज्यादा होगा या कम होगा, उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, के से भी डिनोट करते हैं। और वो जो कांस्टेंट का के था वो कैपिटल वाला के था, ये काप्पा वाला के है। तो कुलुम्स लॉ में जो आया था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो वो के अलग है, ये के अलग है, वो के कांस्टेंट का के है, यहाँ पर ये काप्पा ग्रीक अल्फाबेट या तो स्मॉल के कह दो, विच रिप्रेजेंट्स रिलेटिव परमिटिविटी। एंड एज आई सेड, इसका ये फर्स्ट वाला भी डेफिनेशन है, इट इज गिवन एज परमिटिविटी इन द मीडियम टू दैट ऑफ द परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, राइट। सो रिलेटिव परमिटिविटी, सो इसके बेसिस पे अगर मुझे कूलम्स लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, के Q1, के की जगह पर मैं लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस हो चार्जेस के बीच में। तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा, मतलब ये है फोर्स इन द वैक्यूम, है ना, वैक्यूम एज ए मीडियम है, वैक्यूम है, और अगर मैं किसी मीडियम के अंदर रख देता हूं इन चार्जेस को, डिस्टेंस सेम मेंटेन करता हूं, किसी मीडियम के अंदर रख दिया है, तो रेदर देन एप्सिलॉन नॉट उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। और अब इन दोनों को कंपेयर करूं एफ नॉट बाय एफ एम, तो ये मिलेगा मुझे ई एम बाय ई नॉट, और वही है रिलेटिव परमिटिविटी। यानी हम ऐसा इसमें से कह सकते हैं कि जो भी मीडियम है उसमें जो फोर्स होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट बाय ई एम इंटू एफ नॉट, और एप्सिलॉन नॉट बाय ई एम क्या होता है, ई आर, सो एफ नॉट बाय ई आर। तो किसी भी मीडियम में कितना फोर्स होगा, जो भी एयर में है उससे डिवाइड कर देना है, जो भी रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है, या तो फिर ऐसा अलग अलग सेपरेट करके भी कंपेयर कर सकते हो। जनरली इसके बेस पे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि भाई एक मीडियम में फोर्स इतना है तो दूसरे मीडियम के अंदर फोर्स कितना होगा। तो उसके लिए तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। तो फोर्स इन द गिवन मीडियम विल बी फोर्स इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ई आर, या ऐसा भी लिख दो कि फोर्स इन द वैक्यूम विल बी रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स द फोर्स इन द गिवन मीडियम। फिर नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल?
सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको सिखाता है फोर्स कैलकुलेट करना, कूलम्ब्स लॉ ही, राइट। वैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक कंसेप्ट है जिसको हम कूलम्ब्स लॉ पे इंप्लीमेंट करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आने वाले 2-3 चैप्टर में सब जगह पे यूज होगा। जहां पर भी वेक्टर क्वांटिटीज है, फोर्स, फील्ड, उन सब जगह पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल ही है। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पहले वो समझ लो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि मुझे किसी एक चार्ज पर फोर्स ढूंढना है। लेट्स से मुझे क्यू नॉट पर फोर्स ढूंढना है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? बहुत सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3 और ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। 3 लेते हैं हम, फिर वो बहुत खिचड़ी जैसा हो जाता है। सो फोर्स ढूंढना है एक चार्ज पे, लेकिन बहुत सारे चार्जेस की वजह से, तब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर R0, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका पोजीशन वेक्टर R3, राइट। इसका भी कंसीडरेशन यहाँ पे वर्ड्स में लिखना चाहिए कि कंसीडर चार्जेस Q0, Q1, Q2, Q3 having ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बहुत सारे चार्जेस है और मुझे किसी एक चार्ज पे ढूंढना है फोर्स। तो फोर्स ऑन जीरो विल बी फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 1, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 3, राइट। और फोर्स तो हम कैलकुलेट करना सीख गए वेक्टर फॉर्म में, तो उसको डायरेक्टली यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे। ओके, अच्छे से सेंटेंसेस लिखो, बनाते आने ही चाहिए। टू कैलकुलेट F नॉट वी अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने बता दिया, उसको सेंटेंस फॉर्म में ही लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, मैंने 3 ही लिए है, बट नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो चार्जेस रेस्ट पे ही है, मोशन वालों की बात नहीं हो रही। इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस taken one at a time and the forces due to individual charges are unaffected by the presence or absence of the another charge। कहने का मतलब है कि जब मैं फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 1 कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं 2 और 3 को इग्नोर कर सकता हूं कि वो दोनों कोई एक्शन नहीं कर रहे। फिर सपोज मैं फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 2 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि Q1 और Q3 दोनों कुछ भी इंटरफियर नहीं कर रहे, मतलब वो इस फोर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। ऐसा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कह दो, कंक्लूजन है कह दो, एजम्पशन है कह दो। तो वी अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन जीरो विल बी के Q1 Q2, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 1, तो 1 से लेके 0 वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 से लेके 0 वाला डायरेक्शन, राइट। फिर इसको एक्सपांड करते जाएंगे। प्लस के Q1, अब 2 की वजह से Q1 Q2, राइट। 2 से लेके 0 तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड लिया है, मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर। 2 से लेके 0 तक का कैप, और 3 के लिए R30
जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और r30 कैप, और चाहो तो आगे प्लस डॉट 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 डाल दो कि बहुत सारे चार्जेस हैं। सो ये वाला पार्ट है एप्लीकेशन टू द कूलम्ब्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पूछा है तो डायग्राम ड्रॉ करना है, कंसिडरेशन लिखना है और फिर ये सारा वर्किंग बताना है। इसमें चाहो तो अगर कुछ और स्टेप्स, मतलब मैं सारे स्टेप्स नहीं दिखाने वाला, अब इसको मैं कंसाइज फॉर्म में लिख देता हूँ जैसा पीछे दिखाया था। तो r0 माइनस r1 वेक्टर का क्यूब, r0 माइनस r1 वेक्टर, सेम वे ये हो जाएगा k q0 q2 बाय r0 माइनस r2 वेक्टर का क्यूब और r0 माइनस r2 वेक्टर प्लस k q0 q3 बाय r0 माइनस r3 वेक्टर का क्यूब, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, r0 माइनस r3, और डॉट 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 अगर डाला हुआ है तो डाल दो, पर हमारे कंसिडरेशन में 3 ही चार्जेस है तो हमको डॉट 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 डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुमको 5-5 चार्ज लेने ही पड़े, 2 या 3 ले लो चलेगा, राइट। एक स्टेप इसका जो एक्सपांशन वाला स्टेप था वो मैंने स्किप कर दिया है। फिर इसको और कंसाइज फॉर्मेट में लिख सकते हैं, k को कॉमन निकल जाएगा, q0 भी कॉमन निकल जाएगा, फिर आएगा समेशन का सिंबल। समेशन मतलब इसके आगे वाली चीजों को सबको ऐड करना है बारी बारी, i की वैल्यू तुम 1 से स्टार्ट करोगे और वो 1 से स्टार्ट करोगे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और वो नेचुरल नंबर्स तक चलता जाएगा। सो आई की वैल्यू 1 डालोगे, फिर प्लस, समेशन का मतलब प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 डालोगे, फिर समेशन का मतलब प्लस आई की वैल्यू फिर 3 डालोगे, तो ये मिलेगा। सो दिस इज ए वेरी कंसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जी हाँ, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसका सिर्फ स्टेटमेंट ही होता है और उसका एग्जाम्पल अभी कूलम्ब्स लॉ के लिए है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा। फिर नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ध्यान से ढंग से समझ लेना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, फिर इवन मैग्नेटिज्म में भी ये कंसेप्ट कैरी होगा। मतलब ये कॉमन टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज की वजह से काफ़ी सारे फिनोमिनान है, चाहे चार्ज रेस्ट पे हो, मोशन में हो। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स, फील्ड, राइट, पोटेंशियल, ये तीनों चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। सो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रेदर देन डिस्क्रीट चार्जेस, मतलब कि अलग अलग चार्ज दिया हो कि भाई ये पॉइंट चार्ज है Q1, लेट्स से एक छोटी सी मेटल की बॉल ले लो तो उसको हम कहेंगे पॉइंट चार्ज Q1, दूसरी पॉइंट चार्ज Q2। कन्वर्सली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ऐसा कुछ एक, लेट्स से वायर दिया हुआ है, ऐसा एक वायर दिया हुआ है और इस वायर पे थ्रू आउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट हम जो डेरिवेशंस कह दो या समझ कह दो, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्लस ही लेके काम करते हैं, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के हैं, लेंथ वाइज मतलब एक लंबे वायर पे चार्ज पड़ा हुआ है,
इनफाइनाइटली लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। ग्रेविटेशन में इस तरह के डेरिवेशंस किए हुए हैं, राइट। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मास डिस्ट्रीब्यूशन करके टॉपिक था, सिमिलर है ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दूसरा तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लेट्स से ऐसी कोई प्लेट है और इस प्लेट पर थ्रू आउट पॉजिटिव चार्ज है। जिसका सरफेस एरिया कंसिडरेबली बड़ा है, सरफेस पे फैला हुआ चार्ज, राइट। जैसे इस बोर्ड पे चार 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 चार्ज है तो मैं इसको कहूंगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जनरली प्लेट, सरफेस, कोई भी सरफेस हो तो उसमें मैं कहूंगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लंबा वायर हो, तार हो, स्ट्रिंग हो, राइट, लंबा रॉड हो तो उसको मैं कहूंगा कि लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट लेंथ वाइज में ये ध्यान रखना रहेगा कि लेंथ काफी लंबी है एज कंपेयर टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लेंथ कितनी होगी, मे बी 100, मे बी 1000 सेंटीमीटर, है ना। तो कंपेयर टू एरिया लेंथ काफी लंबी है, तो वो लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट। लेट्स से इस बोर्ड की लेंथ है 100 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है लेट्स से 200 सेंटीमीटर। तो एरिया ढूंढो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 2 1 2, 1 2 3 4। तो देखो कंपेयर टू लेंथ एंड ब्रेड्थ जो एरिया का मैग्नीट्यूड है वो काफी बड़ा है, तो इसमें हम एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे रेदर देन कंसीडरिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ और इवन वॉल्यूम, राइट। इसकी डेप्थ थोड़ी सी ही है तो डेप्थ लेट्स से मैं ले लेता हूं इसकी 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम भी अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, वॉल्यूम आएगा 10। तो देखो इधर 1 लाख सेंटीमीटर की वॉल्यूम है। मतलब अगर वॉल्यूम बड़ा है तो फिर इसको वॉल्यूमेट्रिक वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, बट इसमें हम नहीं लेंगे क्योंकि ये अंदर से थोड़ा खोखला भी है। तो क्योंकि इसका एरिया, राइट, काफी बड़ा है तो हम इसको एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही लेंगे रेदर देन लेंथ एंड ब्रेड्थ और वॉल्यूम। हाँ, अगर ये बोर्ड पूरा सॉलिड मेटल का होता, राइट, पूरा सॉलिड मेटल का होता, जैसे कि ऐसा कुछ कि भाई ये पूरा का पूरा ऐसा ऐसा पूरा का पूरा सॉलिड का बार है ना। तो ऐसा पूरा का पूरा सॉलिड का बार है तो इसको मैं कहूंगा वॉल्यूम वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज, मतलब अंदर बाहर, इसको थोड़ा सा कट करके अंदर जाओगे तो वहां पे भी चार्ज मिलेगा, इसको कहेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और स्पेशली ये मेटल का नहीं है, ये डाई इलेक्ट्रिक का बना हुआ है। अगर ये मेटल का होता ना तो चार्ज सारा बहकर बाहर आ जाता। मेटल्स में चार्ज फ्लो हो सकता है ना, वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं। तो क्योंकि मेटल्स में चार्ज हो सकता है तो उसमें थ्रू आउट चार्ज की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, किसी तरह का स्पेशल रबर, प्लास्टिक, माइका, राइट, ऐसा कुछ मटीरियल है कि भाई चार्ज जहां था वहीं पे रह गया, वो फिर अब बाहर नहीं आ पा रहा है। बाहर नहीं आ पा रहा है मतलब खुद को अब एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वो जहां है उसको वहीं पे रहना पड़ेगा। बट अगर ये बार मेटल का होता तो क्योंकि मेटल की कंडक्टिविटी अच्छी है, उसका कंडक्शन अच्छा है, तो चार्ज अपने लिए जंप कर करके, इलेक्ट्रॉन्स जंप कर करके चार्ज एडजस्ट हो जाता और चार्ज सारा सरफेस पे आ जाता। ये जो मैंने कहा उस चीज़ को हम कैपेसिटेंस वाले पार्ट, फोर्थ पार्ट में भी डिटेल में देखेंगे।
सो ये है तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस